कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक हम लोग खेलते हैं एलिमेंट्स के साथ, या यूँ समझ लेंगे एसेंशियल्स के साथ। 2 ऑफर और एक्सेप्टेंस, 3 कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी, 4 फ्री कॉन्सेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स। 2, 3, 4 आपको बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाना कैसे है, अब बन चुका है। 6, 7 बताते हैं कि परफॉर्म कैसे करना। 9 आपको बताता है कि अगर परफॉर्मेंस करते वक्त कोई पार्टी बैकआउट कर जाए तो डैमेजेस कैसे क्लेम करने हैं। पीछे कौन से चैप्टर रह गए? 5, 8, 10। ये 3 चैप्टर्स हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें से हम लोगों ने 8 अभी कवर किया, दैट वाज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। अब बारी आती है 5 की। 5 इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आपके पास एक अदद पेन और पेपर लाजमी हो, अगर नहीं है तो खोल लें, या कोई भी एक शीट, कागज़, इवन किताब की बैक साइड पे थोड़ी बहुत बातें जो कि मैं लिखवाना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर समझ तो आ जाएगा, रिवाइज करते हुए शायद आपको थोड़ा सा परेशान करें। अच्छा, आपको अगर याद हो, ऑफर में हम लोगों ने एक चीज देखी थी। हम लोगों ने कहा था कि ऑफर कंडीशनल हो सकती है मगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं। कंटिंजेंट इज समथिंग जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। जितने भी बड़े बिजनेस होते हैं दुनिया में, वो हमेशा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। क्यों? अगर वो कंटिंजेंट ना करें और वक्त पे परफॉर्म ना कर सकें तो उनको हैवी पेनल्टी, डैमेजेस का सामना करना पड़ेगा। तो वो उसको कंटिंजेंट रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें वैसा कर दूंगा। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और कहा कि मैं तुम्हें 10,000 यूनिट्स दूंगा, तुम उसके बदले मुझे 2 लाख रुपया दोगे। मैं तुम्हें 10,000 यूनिट्स दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? क्या ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। ए को क्या मिलेगा? 2 लाख। बी को क्या मिलेगा? 10,000। तो ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी एक कंसिडरेशन है, ये भी एक क्या है? कंसिडरेशन है। ये ऑफर करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, पार्टीज भी केपेबल है, फ्री कंसेंट भी है, यूनिट्स बेचना कमर्शियली वायबल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज व्हाट? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 10,000 यूनिट्स बेचूंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपया देना। शर्त यह है कि यूनिट्स मैं तुम्हें उस वक्त बेचूंगा जब मेरा बहरी जहाज ये यूनिट्स लेके आ जाएगा। यहां पे कंडीशन आ गई। ये सेल ऑफ यूनिट्स डिपेंड कर रहे हैं किसी चीज पे। किस चीज पे? बहरी जहाज के आने पे। बेसिकली ये डिपेंड कर रहे हैं एक इवेंट पे, एक इवेंट पे। ये इवेंट क्या प्रेजेंट टर्म्स में होगा? क्या पास्ट में हो चुका है? ये फ्यूचर में होना है। तो दिस इज अ फ्यूचर इवेंट। और क्या ये पक्की बात है कि बहरी जहाज आएगा? नहीं, ये अनसर्टन है। ये क्या है? एक अनसर्टन इवेंट। और क्या बहरी जहाज का आना और मेरे यूनिट्स का बेचना आपस में कनेक्शन है इनका? क्योंकि वो यूनिट्स किस में आ रहे हैं? बहरी जहाज में आ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? कोलैटरल या कनेक्टेड। तो अब ये सिंपल, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन, और वो इवेंट क्या है, कोलैटरल है, यानी कि कनेक्टेड है, साथ जुड़ा हुआ है। 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। बहरी जहाज का आना एक फ्यूचर इवेंट है जो कि जिसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के ऊपर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल। उस केस में कोलैटरल क्यों है, क्योंकि वो यूनिट्स किस में आ रहे हैं, उस बहरी जहाज में आ रहे हैं। और ये इवेंट क्या है, बहरी जहाज आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता। रास्ते में डूब भी सकता, रास्ते में बहरी कज़ाक उसको पकड़ के अगवा भी कर सकते हैं, रास्ते में तबाह भी हो सकता। तो अगर तो ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये क्या बनेगा, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोबारा से आते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। इवेंट क्या होना चाहिए और इवेंट क्या होना चाहिए, क्या यहां तक बात समझ आती है? अब वापस आते हैं इस डेफिनेशन पे। इस डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। इफ सम इवेंट कोलैटरल हैपन्स या डज नॉट हैपन, इवेंट हैपन्स या डज नॉट हैपन, इसका मतलब है कि उसने आपके लिए एक 2x2 की मैट्रिक्स खोल दी है। 2 बातें यहां पे, टू डू नॉट टू डू, इवेंट हैपन्स या डज नॉट हैपन। अब आइए एक नई गर्दान शुरू करते हैं। मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ गया। अब मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल दूंगा अगर मेरा बहरी जहाज आ जाए। बहरी जहाज मीन्स शिप। मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज ना आया। मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई नहीं करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज, मैं तुम्हें लोकल माल सप्लाई मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई नहीं करूंगा अगर मेरा बहरी जहाज ना आया। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। देखा जाए तो ये और ये एक ही बात है, ये एक ही बात है। फर्क क्या है, एक जगह पे टू डू हो रहा है और एक जगह पे ऑफर की डेफिनेशन याद करें। कुछ किसी काम का करना या किसी को अब्सटेन करना, रोकना, तो वहां भी यही था, कोई काम करना या रोक देना। मगर यहां पे ये डिपेंड कर रहा है किसी इवेंट के हैपन होने पे, और ये इवेंट क्या होना चाहिए, कोलैटरल, यानी कि कनेक्टेड और किसी फ्यूचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात। चलें, ये बताइए, मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा अगर तुमने मेरा बंगलो बना दिया। क्या ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? सोच के जवाब दीजिएगा। मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा जो कि उसकी फीस है अगर तुमने मेरा बंगला बना दिया। ये नॉर्मल है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा अगर तुमने मेरा बंगला बना दिया जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करेगी। ये कंटिंजेंट है। ये क्या बन गया? कंटिंजेंट बन गया। मैं 2 लाख रुपया दूंगा अगर मिस्टर काशिफ का बंगला 10 जुलाई तक तैयार हो गया। ये कंटिंजेंट है। मेरा 2 लाख रुपया देना किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है,
काशिफ जाने, काशिफ का बंगला जाने, ये वेजरिंग है। ये क्या है? वेजरिंग। वेजरिंग कहते हैं शर्त को, बेट लगाने को। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और वेजरिंग एग्रीमेंट में बारीक सा एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस अब हमें पता करना है। इसी मिसाल को आगे लेके चलते हैं। 10,000 यूनिट्स 2 लाख रुपया, ये था नॉर्मल। मैंने कहा बहरी जहाज आएगा तो क्या बन गया? कंटिंजेंट। मैं ये कहूं मिस्टर सी और मिस्टर डी दूर खड़े हुए, सी ने डी से कहा कि अगर ये बहरी जहाज आ गया और अगर इसने यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए तो सी डी को 50,000 रुपया देगा। क्या सी डी का ताल्लुक है ए बी से? क्या ये आपस में कनेक्टेड है? नहीं। तो ये क्या है? एक वेजरिंग है। अगर बाबर आजम अगले मैच में सेंचुरी मारेगा तो हम बी लॉ का क्रैश कोर्स करेंगे, ये वेजरिंग है। अगर बाबर आजम ने सेंचुरी मारी तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया इनाम दूंगा, वेजरिंग है। अगर कॉलेज खुला तो हम क्रैश कोर्स कराएंगे, कंटिंजेंट है। क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो रहा है। बाबर आजम की सेंचुरी में और क्रैश कोर्स करवाने में कोई कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, वेजरिंग है। अगर बारिश हुई तो मैं तुम्हें इतवार बाजार में स्टॉल लगाने नहीं दूंगा, कंटिंजेंट है। क्योंकि वहाँ पे बारिश का होना और स्टॉल लगाना आपस में कनेक्शन कायम कर रहा है। बाबर आजम का सेंचुरी मारना और कोच का उसको इनाम देना कनेक्टेड है, कंटिंजेंट है। बाबर आजम का सेंचुरी मारना और मेरा आपको 20,000 रुपया देना वेजरिंग। ये बात समझ आ गई है? अब आइए देख लेते हैं कंटिंजेंट में और वेजरिंग में डिफरेंस। कंटिंजेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मगर वेजरिंग क्या है? अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ पे एग्रीमेंट है, ऐसा क्यों? वो ऊपर लिखा हुआ ना वेजरिंग एग्रीमेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही वॉइड है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। वो अलग से लिखा कि वो एग्रीमेंट है, तभी मैंने क्लियर किया। इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्या है? वॉइड और इलीगल। यहाँ पे पार्टीज का अपना जाती रियल इंटरेस्ट शामिल है, मगर वहां पे पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। बाबर आजम की सेंचुरी में और क्रैश कोर्स के होने में क्या कोई रियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है? मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कॉलेज खोलने में और हमारा क्रैश कोर्स करवाने में आपका और हमारा एक रियल इंटरेस्ट बन चुका है। यहां पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, एक के बदले दूसरा। 10,000 यूनिट्स के बदले 2 लाख रुपया, दोनों को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। वेजरिंग में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज ही वेजरिंग में एंटर हो रही हों। जिस तरह मैं आपसे कहूँ बारिश होगी तो 10,000 रुपया दूंगा, अगर नहीं यार नहीं होगी तो मैं तुम्हें दूंगा पैसे, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया। मगर अगर दूसरा बंदा खामोश रहे और सिर्फ मैं ही कह दूंगा यार बारिश होगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है, वन साइडेड प्रॉमिस हो रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है? एक फ्यूचर इवेंट पे जो कि अनसर्टेन है, मगर वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं। अनसर्टेन इवेंट, द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलैटरल, इज मेयरली कोलैटरल। मगर वेजरिंग में क्या होता है? इट इज द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर। पैसे तब मिलेंगे जब बाबर आजम सेंचुरी मारेगा, यह सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर। यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कनेक्टेड, यानी कि उसका पार्ट बना हुआ है। मगर वहां पे हमारा फैसला ही किसकी बेस पे होगा? जब वो इवेंट अकर होगा या अकर नहीं होगा।
तो अगर आपसे आए क्या पूछ ले कि भाई वेजरिंग में और कंटिजेंट में क्या फ़र्क है, तो क्या अब आप उसको बता सकते हैं? पक्की बात, पक्की बात है। रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 4 रूल्स हैं बेसिकली, 1 2 3 4, चारों को देखते हैं। हमने क्या कहा, मैं तुम्हें इंपोर्टेंट माल सप्लाई करूंगा जब जहाज आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? जब जहाज आ जाएगा। और इन्फोर्सेबल कब नहीं होगा? जब पहले जहाज नहीं आएगा या रास्ते में तबाह हो जाएगा। हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के हैपन होने पे, जहाज के आने पे। तो अब वी आर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। हैपनिंग के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। नो टाइम फिक्स्ड। इन्फोर्सेबल कब होगा? जब इवेंट अकर हो जाएगा, यानी कि जब जहाज आ जाएगा। और वॉइड कब होगा? जब जहाज का आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, जब जहाज अपने टाइम पे नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूं नॉन हैपनिंग के ऊपर, नॉट टू डू के ऊपर, तो ये इन्फोर्सेबल कब होगा? जब बहरी जहाज नहीं आएगा। और वॉइड कब होगा? जब बहरी जहाज आ जाए। तो क्या नो टाइम फिक्स वाली बात समझ आती है? अगर आप गौर करें तो ये आपस में इनवर्स है। इवेंट हैपन्स, इम्पॉसिबल, ये आपस में इनवर्स है। अगर आप किसी एक को याद कर लें तो आप दूसरी वाली बात ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। अच्छा, उस केस में टाइम फिक्स नहीं था। अब आइए टाइम फिक्स कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर जहाज 10 दिनों में आ गया तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई करूंगा। ये इन्फोर्सेबल कब होगा? जब जहाज 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाए। इफ द इवेंट हैपन्स विद इन द टाइम फिक्स्ड। और वॉइड कब होगा? जब जहाज 10 दिनों में ना आए या वो जहाज उससे पहले ही इम्पॉसिबल हो जाए, डूब जाए, तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए। इफ टाइम एक्सपायर्स, या 10 दिन गुजर जाए या 10 दिनों के अंदर अंदर ही वो क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए। ये कब हुआ? जब हमने टाइम फिक्स कर दिया। और मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हें इंपोर्टेड माल सप्लाई नहीं करूंगा अगर जहाज नहीं आएगा, तो ये इन्फोर्सेबल कब होगा? जब जहाज मेरा वाकई में नहीं आएगा। और वॉइड कब होगा? जब वो आ जाए, उसी रीजनेबल टाइम के अंदर। तो अगर आप कोई सी एक गिरदान याद कर लें तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली इन्वर्स करके बना सकते हैं। नो टाइम फिक्स्ड, इन्फोर्सेबल कब है? जब इवेंट हो जाए। तो ये वॉइड कब होगा? नॉन हैपनिंग पे। इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ। ये इधर मैच हो गया, ये इधर मैच हो गया, ये इधर मैच होता है और ये इधर मैच होता है। तो कोई सी एक आप याद कर लें। कोशिश करें कि आप ये वाली याद कर लें, हैपनिंग वाली। तो नॉन हैपनिंग को आप खुद ही से डेवलप कर सकते हैं, सिर्फ आपने इन्वर्स कर देना। कभी कभी हम लोग किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। एक बंदे को पता होता है कि उसका जहाज डूब चुका है, एक बंदे को पता है कि उसके जहाज ने नहीं आना, जानते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है और दूसरे बंदे को यकीन दिलवाता है कि उसका जहाज आ रहा है। तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड हो सकता है? वो हमेशा क्या होगा? सच एग्रीमेंट्स आर void where the impossibility of the event is known to the party। चाहे दोनों को पता हो चाहे किसी एक को पता हो। अगर पता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने टाइम उसको पता है कि उसका जहाज अब आने वाला नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट शुरू से ही क्या है? void। ये void ab initio। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था
ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कहा था अगर तो फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव होगा तो ये क्या होगा, वॉइड। एक बंदे को पता है कि उसका जहाज नहीं आना, वो फ्रॉड ही कर रहा। फ्रॉड वाली बात है ना कि मुझे पता है मेरा जहाज नहीं आना, स्टिल मैं कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहा हूं और दूसरे बंदे को तंग कर रहा हूं। इट मीन्स कि मैं उसको धोखा दे रहा हूं। डन। इस चैप्टर की आखिरी बात, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। तीन लोग हैं, बेटा नहीं, पोता, बेटा, दादा, यानी कि 3 जनरेशंस हैं। बता देता हूं, आगे जाएंगे तो उनको थोड़ा सा फोकस और लूज करना पड़ेगा, तो यहां से आगे जाना ममनू है, इसको यहीं तक रखते हैं। सो वी हैव अ पोता, वी हैव अ बेटा एंड वी हैव अ दादा। एक दिन पोते ने कहा अपने बाप से, यानी कि सेंटर पार्टी से, कि मेरे सब दोस्तों के पास खानदानी प्रॉपर्टी है, अब्बू जी आपने मुझे अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों नहीं की। बेटे ने कहा, यानी कि उसके बाप ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें कर तो दूं, जब मुझे मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर, यानी कि तुम्हारे दादा। तो इस बात पे वो जो पोता था वो नाराज हो गया, उसने कहा अब्बू जी ये क्या बात हुई, मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दें। तो उसने कहा चलो एक वादा करता हूँ, जैसे ही मुझे मेरे वालिद साहब प्रॉपर्टी देंगे मैं तुम्हें वही प्रॉपर्टी आके ट्रांसफर कर दूंगा, जब मुझे मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। यहां पे अगर हम गौर करें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हो रहा है एक इंसान के अमल के ऊपर, किसी सामान के या बहरी जहाज के आने पे नहीं है, इंसान के एक अमल के ऊपर, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, डिपेंड कर रहा हूं। तो अगर ये दादाजी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दें या वो नई दादी ले आए, तो क्या उसके बेटे को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जो वादा बेटे ने अपने बेटे के साथ किया है क्या वो निभा पाएगा? नहीं। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है, इसी एग्जाम्पल को जोड़ते हैं। इफ द फ्यूचर इवेंट इज द वे, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, इन विच अ पर्सन विल एक्ट, दादाजी विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, टाइम को स्पेसिफाई नहीं है, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल। कब? जब वो दादाजी कोई ऐसी चीज कर दें जिससे दूसरी वाली चीज जो कि डिसाइड हुई थी वो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। यानी कि दादाजी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो बेटा अपने बेटे से किया हुआ वादा निभा नहीं पाया। क्यों? हम फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन के ऊपर डिपेंड कर गए थे। इफ द फ्यूचर इवेंट इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल। कब? जब वो बंदा जिस पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं डज एनीथिंग जिसकी वजह से विच रेंडर्स इट टू बिकम इम्पॉसिबल, किसी भी टाइमलाइन के अंदर, और अदरवाइज देयर इज नो फर्दर कंटिजेंसी। इसमें आपने आगे से आगे का नहीं सोचना, जितनी बात बताई जा रही है सिर्फ उतना सोचना है। कल को वो दादा अगर ट्रांसफर कर दे, दादी से लेगी भी कर दे, वो बात की बात है, मगर अभी क्या हो रहा है, अभी उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। डन। 5 खत्म। ये सारे चैप्टर एक पेज के हैं। 8 एक पेज का है, 5 एक पेज का है, 10 सवा पेज का है, 9 भी एक पेज का। तो आज हमने कुल मिला के सिर्फ 5 सफ़े पढ़ने हैं। कल कितने पढ़े थे पता कुछ? 2 है गालिबन 4 सफ़ों का, और 3 था, कल हमने तकरीबन 8 सफ़े पढ़े थे।
आज सिर्फ 500 रुपये पढ़ने हैं, 3 पढ़ लिए।